अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में एक नया कोर्स स्टार्ट किया है, सिग्नल सिस्टम एंड एनालिसिस। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर हम सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल। जिस तरह आपने स्क्वायर वेव पढ़ी है और रेक्टेंगल वेव पढ़ी है, रेक्टेंगल कह रहा हूँ, ट्रायंगल वेव पढ़ी होंगी। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल वेव भी आती हैं, तो काफ़ी टाइप्स की आपके पास वेव्स आती हैं। तो हम उसको स्टडी करेंगे अपने इस कोर्स के अंदर और उसके न्यूमेरिकल को देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो इस कोर्स के अंदर हम अपने न्यूमेरिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि किस तरीके से वो सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये है कि डिटरमाइन द TFS सिग्नल। TFS स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉरवर्ड सीरीज कोफिशिएंट फॉर द पीरियोडिक पल्स ट्रेन शोन इन फिगर। क्या आपको इस फिगर के अंदर अपने TFS कोफिशिएंट निकालने हैं। TFS कोफिशिएंट कौन कौन से हैं? AN, BN, ठीक है, एंड A नोड। आपको ये फाइंड आउट करना है बेसिकली इसके अंदर। तो वो किस तरह फाइंड करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। अब सबसे पहले आपको देखनी है अपनी फिगर पे आप देखने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि आपको टी नॉट की जो रेंज है गिवन है या नहीं। तो आपने देखा आपको यहाँ पर टी नॉट की रेंज यहाँ से यहाँ तक गिवन है। तो अब आपको यहाँ से सबसे पहले टी नॉट निकालना है। टी नॉट निकालने का तरीका क्या होता है, आपने सिंपल टी नॉट लिखा इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड के ऊपर है आपने पहले वो लिखना है 1.5। ठीक है, फिर आपने माइनस लगाना है फॉर्मूले का एंड देन ब्रैकेट। जहाँ पे जो ये वैल्यू लिखी हुई है जो लास्ट एंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1.5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 1.5 एंड 1.5 इज इक्वल टू 3, तो आपके पास 3 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने टी नॉट निकाल दिया। अब उसके बाद एक जो तरीका है ओमेगा निकालने का वो भी देख लेते हैं। उसका फार्मूला होता है 2π/t। तो ओमेगा अगर आपको निकालना है तो क्या बनेगा, 2π/3 रेडियन पर सेकेंड। तो आपने ये काम हमेशा करना है, लाजमी करना है। तो जो मैं आप लोगों को लेक्चर 1 के अंदर जो मेथड बता रहा हूँ आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, और फॉलो करने के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर हम डायरेक्ट अपने कोफिशिएंट को फाइंड आउट किया करेंगे। तो अभी मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, ताकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा आगे से ही स्टार्ट करेंगे अपना काम। तो चलिए, अब ये करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको लिखना है इसकी इक्वेशंस, इस सिस्टम की इक्वेशन, इस सिग्नल की इक्वेशन। अब लोग ये कहेंगे कि हम इसको लिखें कैसे, तो देखें लिखना बहुत आसान है। सिंपल करना क्या है, अब आपने यहाँ समझना है। सबसे पहले आप लोगों ने पीसवाइज फंक्शन पढ़े होंगे, आप लोगों को अच्छा आइडिया होगा कि जब भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरह, जैसे कि आपके पास ये एक लाइन पास हो रही है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि क्या है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरह पास हो रही है, मींस के एक हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है। और आपको पता है जब हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ होती है वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, और वाई की वैल्यू जो होगी वो आपको एक सिस्टम में चले जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना सिस्टम बनाना किस तरह, आपको अपना इक्वेशन लिखनी कैसे है, मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये x(t) का फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर x(t) लिखता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है, मैं एक ब्रैकेट बना लेता हूँ जिस तरह में हम पीसवाइज फंक्शन लिखते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं मैग्नीट्यूड 1 से, जो कि हाईएस्ट पीक है। मैंने कहा वह हाईएस्ट पीक कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है। अब मैंने यहाँ पर अपना सिग्नल देखा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। तो जो भी लाइन है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है x एक्सिस के। ठीक है, और x एक्सिस के जब पैरेलल है तो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मैंने पहले शायद x की वैल्यू कांस्टेंट कह दी है, लेकिन वहाँ पर y की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ये मिस्टेक निकल हो गई है मेरे से। तो वहाँ पर y की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो आपने सिंपल वहाँ पे 1 लिख दिया, क्योंकि आपके पास एक फंक्शन में एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी और उसका मैग्नीट्यूड क्या था, 1। तो आपने सिंपल 1 लिखा। अब आपको उसकी लिमिट लिखनी है कि किस टाइम पीरियड से लेकर किस टाइम पीरियड तक वो वैल्यू 1 थी। तो अब इसको देखते हैं। अब मैंने देखा कि 0-0.5 सेकंड से लेकर 0.5 सेकंड तक ये वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी 1। तो मैं इसकी अब लिमिट क्या लिखूँगा, तो अब मैं इसकी जो लिमिट लिखूँगा वो लिखूँगा सिंपल 0.5 माइनस का, ठीक है, लेस देन t और प्लस 0.5। अब देखें मैंने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, सिंपल लेस देन लिखा है। अब इसकी वजह देख लेते हैं। देखें यहाँ जो ये लिखा है 0.5 से बड़ी वैल्यू, ठीक है, तो जो ये वैल्यू है ये 0.5 से बड़ी होगी, मीन्स के -0.4। ठीक है,
तो ये उस वैल्यू के ऊपर पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं इक्वल टू लिख देता तो फिर जो पीछे वाला जो फंक्शन होगा, जो कि 0 वाली लाइन आ रही है, वो भी 0.5 के ऊपर आके एंड हो रही है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन ख़राब हो जाता। ठीक है, तो वैल्यूज़ के अंदर एरर आ जाता हमारा। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लेस देन 0.5 तक रोक दिया ला के। अब आपको सेकेंडली करना क्या है, अब आपको अपना फंक्शन बताना है कि अब आपकी वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू ज़ीरो हुई हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा ज़ीरो किस किस फंक्शन के ऊपर हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखा जो आपकी वैल्यू है वो ज़ीरो है जब लिमिट क्या है 0.5 से लेकर 1.5, और आपने यहाँ से देखा तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है -1.5 से लेकर -0.5 तक ज़ीरो है फंक्शन। तो अब आप यहाँ पर दो चीज़ एक साथ लिख सकते हैं, मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। जब आपका मैग्नीट्यूड ज़ीरो था, कब, जब आप 0.5 से लेकर फंक्शन क्या हुआ 1.5। ठीक है, और आपका फंक्शन ज़ीरो था जब ये -1.5 t से लेकर -0.5 तक ये था। ठीक है, जब आपका फंक्शन ये था, तो आपने अपनी तीन इक्वेशन बना ली हैं इस तरीके से। आपको हमेशा तीन इक्वेशन, मतलब कि आपको जो अपना टाइम पीरियड गिवन होगा उसके मुताबिक आपको अपनी इक्वेशन लिखनी होंगी। ठीक है, सबको पता है कि ज़ीरो वाले का कुछ काम नहीं होगा, वो इन दी एंड ज़ीरो ही हो जाएगा। तो बस मैंने समझाने के लिए, पहले लेक्चर है तो उसको अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट किस तरह करना है अब वो समझते हैं। अब आपको यहाँ पर इसकी एक इक्वेशन है, हम वो लिखते हैं, स्टार्ट हम वहाँ से करेंगे। जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन n इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ब्रैकेट के अंदर ए एन कॉस n ओमेगा टी। ठीक है, एंड प्लस बी एन साइन n ओमेगा टी। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ n ओमेगा टी। तो आपके पास ये इक्वेशन है, आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें सॉल्व क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है ए नॉट, ए एन एंड बी एन की वैल्यूज़। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि हमने ओमेगा की वैल्यूज़ तो ऑलरेडी निकाल ली है। ठीक है, एन ओमेगा टी, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेता हूँ तो कंफ्यूज ना हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो वो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। ए नॉट प्लस ए एन जब एन की वैल्यू क्या होगी 1, A1। ठीक है, और क्या बनेगा, कॉस एन की जगह मैं 1 प्लेस करूँगा तो 1 आएगा, और ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ से प्लेस कर देता हूँ 2π/3t प्लस, अब ऐसा करते हैं कि पहले ए एन की सीरीज ही चला लेते हैं, A2। ठीक है, कॉस जब यहाँ पर 2 रखूँगा तो 2 ओमेगा टी आ जाएगा, एंड सो ऑन टिल ए एन कॉस n ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब आपने लेट सपोज आपने ए एन की सीरीज़ पूरी कर ली है। ठीक है, हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ए एन निकालेंगे, तो मीन्स के A1 A2 A3 हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ निकालेंगे इनकी। अब सिमिलरली अब बी की बारी है, जब आप बी की वैल्यू 1 होगी तो B1 साइन एन की जगह 1 ओमेगा टी प्लस B2 साइन ओमेगा 2 ओमेगा 3। ठीक है, 2 ओमेगा टी, तो n की जगह 2 रखेंगे तो ये आंसर आएगा, एंड देन प्लस एंड डॉट डॉट पे प्लस लगा के सिंपल क्या करना है, बी एन साइन n ओमेगा टी। ठीक है, तो आपने ये इक्वेशन एक बना ली है जो कि आपको हर बारी में करना है इसे। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन थी वो थी एक्स ऑफ टी के लिए। तो अब हमने फाइंड आउट करना है ए नॉट, तो मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, फॉर फाइंडिंग ए नॉट या फॉर ए नॉट। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई सी भी हेडिंग दे दें इसे। तो मैं ए नॉट की वैल्यूज निकाल रहा हूँ। तब उसके लिए फार्मूला क्या है, सिंपल फार्मूला आपको ये लिखना है,
ए नॉट इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, लिमिट 0 से टी नॉट, ये भी आपको सिर्फ जनरल फार्मूला बता रहा हूँ इसका, एक्स ऑफ टी इंटू डी टी। आपने ये काम कर लिया। अब इसके बाद अब आपको ए नॉट फाइंड आउट करना है। ए नॉट इज इक्वल टू 1/टी नॉट। तो टी नॉट आपके पास क्या था, टी नॉट आपके पास जो कि हमने फाइंड किया था 3, वो मैंने लिखा, देन एक मैंने ब्रैकेट बनाई और लिमिट के लिए ये इंटीग्रल पहले बना लिया। अब मुझे लिमिट देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब देखूँगा कि मेरा फंक्शन क्या क्या था। तो मेरा जो फंक्शन था वो सिंपल ये था। तो इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, अगर कॉपी होता है मेरे पास, ठीक है, कंट्रोल सी और इसको यहाँ पे लाके प्लेस। तो ये मैंने फंक्शन अपने यहाँ पे कॉपी कर लिया ताकि देखने में आसानी हो। चलिए, तो अब करना सिंपल ये है, और इसको बड़ा कर लेते हैं। तो अब आप जानते हैं कि जब आपका मैग्नीट्यूड 1 है तो लिमिट क्या है, -0.5 से 0.5, ठीक है, इंटू डी टी प्लस, या आपको एक स्टेप ऐसे ही बता रहा हूँ, वरना आप सिंपल वहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। क्यों, देखें, इंटीग्रल लगाएंगे 0 लगाएंगे, सेकंड फंक्शन के लिए लिमिट रखेंगे तो इनडायरेक्टली वो क्या हो जाएगा 0। तो मैं यहाँ पर इन शॉर्ट क्या लिख रहा हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे इंटीग्रल हटाकर 0 ही प्लेस कर रहा हूँ, ये पहले फंक्शन के लिए और ये दूसरे फंक्शन के लिए, और मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब मैंने दोबारा इसको लिखना है ए नॉट, ठीक है, ए नॉट इज इक्वल टू 1/3। ये करने के बाद अब आपको इंटीग्रल खोलना है। अब जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 है और डी टी है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास सिंपल टी आएगा, टी, और फंक्शन में जो लिमिट है वो आपको आप प्लेस करनी है, -0.5, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको प्लेस करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1/3 और 0.5 माइनस और माइनस माइनस, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इनडायरेक्टली मुझे आंसर क्या आएगा, 1/3, और इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा। तो इन शॉर्ट ए एन आपके पास क्या आएगा, 1/3। तो आपने इस तरह ए एन की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल फाइंड आउट करना है ए एन और बी एन। तो काफ़ी आसान है, सिंपल आपको फॉर्मूले के अंदर रखना है और अपना आंसर लेके आना है। तो दोबारा हम अब काम करेंगे बी एन के लिए, सॉरी ए एन के लिए, फॉर ए एन, ठीक है। अब मुझे ए एन के लिए काम करना है, तो मैं यहाँ पर दोबारा अपना फंक्शन कॉल करवा लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। और एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर निकालने का तरीका क्या है, ए एन को जब भी ए एन निकालते हैं तो उसका फार्मूला है 2/टी नॉट। अब ये 2 आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या देंगे, ये सिंपल एक फार्मूला जो कि ड्राइव हुआ है 0 से टी नॉट, ठीक है। जब आप ए एन निकालेंगे तो एक्स ऑफ टी को आपने एज इट इज रखना है जो कि फंक्शन है, और इसके साथ आपने क्या रखना है, cos n ओमेगा टी, ठीक है। आपको इस तरह इसको करना है प्लेस, और साथ में डी टी। जब आप ए एन निकालेंगे तो इसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई करवा देंगे, cos n ओमेगा टी। तो ये एक कंडीशन है, इस तरह आपको करके काम करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये डी टी है और ये 0 है, ठीक है। अब जब ए एन निकालेंगे तो फंक्शन आप प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर 2/3, ठीक है। फिर से ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, और फंक्शन में -0.5 से लेकर 0.5 तक, और 1 इंटू फंक्शन में 1 था cos n ओमेगा टी, ठीक है। बाकी वाले मैंने 0 कर दिए। 0 क्यों कर दिए, क्योंकि वो ओवरऑल ही 0 थे, तो वो cos के साथ जब मल्टीप्लाई होते तो वो क्या आंसर देते हैं, 0। अब ये करने के बाद सिंपल क्या करना है, 2/3, ठीक है, 2/3 ब्रैकेट। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन। अच्छा, मैंने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू प्लेस नहीं की है, तो मैं यहाँ पर पहले ओमेगा की वैल्यू डाल देता हूँ। तो ओमेगा हमारे पास क्या है, 2π/3, ठीक है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या बनेगा, साइन ब्रैकेट के अंदर 2, जो भी आपके पास एंगल उसको एज इट इज़ 2π/3, और
जो आपके पास एंगल है, अब जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तब आपको डिवाइड में लिखना है, ठीक है। जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या बनेगा 2n, ठीक है, 2πn/3, तो अपॉन में 2πn/3, और इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर हम लिमिट की वैल्यू रख देते हैं ताकि अब यहाँ पे वैल्यू उसको प्लेस कर सके, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल ये करना है 2/3 एज इट इज़ रखा आपने, और जो ये वाली वैल्यू है अब आप जब इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा अपॉन 2πn डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको मैंने इस तरह रख दिया और अब मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को प्लेस कर रहा हूँ। अब जब मैं साइन 2πn t की वैल्यू क्या रखूँगा 0.5, ठीक है, ये रखा फॉर्मूले का माइनस। ये करने के बाद सिंपल और क्या करना है मुझे, अब दोबारा मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा साइन 2πn इंटू माइनस 0.5, ठीक है। तो उसको सबको पता है साइन एक ऑड फंक्शन है, तो जो इसका माइनस है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको रखना है, और यहाँ से ये वैल्यूज़ कैंसिल हो गई हैं, तो आपके पास इन शॉर्ट क्या बना 1/πn ब्रैकेट साइन πn, जब 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आंसर आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन πn आपके पास ये आ गया। अब आप इसको सम कर दें और आपके पास एक आंसर आ जाएगा जो कि, अच्छा यहाँ पर मैंने नोट कर रहे होंगे मैंने 3 नहीं लगाया, तो 3 भी यहाँ पे लगा लें, 3 में भूल गया था, तो ये भी 3 लगेगा, ये भी 3 लगेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट बनेगा क्या, जब इसको प्लस करूँगा तो 2πn इंटू साइन πn, तो ये आपका एक an का आंसर निकल गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम पहले bn की वैल्यूज़ निकालेंगे, देन हम इनकी कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ को कॉल आउट करेंगे। तो मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है bn की वैल्यू, तो bn की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, सेम काम करना है, वही फार्मूला पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 0 से t0 x ऑफ t जो भी आपका फंक्शन होगा उसका अब आपने साइन n ओमेगा t के साथ आपको उसको मल्टीप्लाई करवाना है इंटू dt, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा निकल के। अब ये किस तरह होगा, अब देख लेते हैं इसको दोबारा से। तो ऐसा करते हैं, हम अपना जो फंक्शन है इसको भी कॉल करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन आ गया है। अब हम यहाँ से क्या देख लेते हैं, दोबारा से फंक्शन वही है मेरे पास, तो 2/t की वैल्यू 3। अब मैं इंटीग्रल आपको डायरेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि कोई इशू नहीं है मुझे न और आपको, क्योंकि जो ज़ीरो वाला फंक्शन है मैंने आपको बता दिया 0 ही हो जाएगा। आपको फिर लिखना कौन सा है यहाँ पे इंटीग्रल, जिसका एम्पलीट्यूड 1 2 या एंड सो ऑन कुछ भी हो आपके पास, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल हो आपके पास। तो ये 0.5 तक आएगा और इसकी जो वैल्यू है वो 1 है फंक्शन की इसकी, और साइन n ओमेगा की मैं वैल्यू लिख लेता हूँ 2π3t आएगा इंटू dt, ठीक है। इतना सा करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका दोबारा इंटीग्रेशन करनी है, तो वो कैसे होगी वो देखते हैं अब। तो अब यहाँ पर आपको सिंपल करना ये है कि यहाँ पर 2/3 है एज इट इज़ रहेगा, और ये साइन का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो जो ये फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, एंगल के अंदर आपके पास क्या है n 2π3, ठीक है, t/3 ये लिखा आपने, n अपॉन में आपको दोबारा या फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना होता है। तो वो इन शॉर्ट क्या बन जाएगा 2πn/3, और इसको बंद कर लेते हैं ब्रैकेट को, और जो लिमिट्स है मेरे पास मैं उसको दोबारा से लिख लेता हूँ -0.5 से 0.5 जो कि मेरे पास लिमिट थी, ठीक है। अब जब आप इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये 3 है वो नोमिनेटर में आ जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है,
जब आप इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास एक क्वांटिटी आएगी 1/πn, ठीक है, ये माइनस कॉस, जब आप टी प्लेस करेंगे इसके साथ तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल पाई n/3, ठीक है, और माइनस उसका लगाऊंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने माइनस फार्मूले का लगाया और ये माइनस में ये वाला कॉस के साथ लिखूंगा, तो माइनस, क्योंकि माइनस को मैंने बाहर नहीं निकाला था, तो जब माइनस बाहर नहीं निकाला तो मुझे फंक्शन के साथ भी लिखना पड़ेगा कॉस, और कॉस माइनस पाई n/3। तो ये मैंने काम कर लिया। कॉस एक इवन फंक्शन है, जो भी एंगल अगर नेगेटिव में होगा तो वो ऑटोमेटिकली प्लस के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही है। तो सिंपल ये क्या बन जाएगा, 1/πn माइनस कॉस पाई n/3 माइनस माइनस प्लस कॉस पाई n/3। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चीज़ कैंसिल हो गई है। जब ये कैंसिल होगी तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 0। तो आपके पास एक bn का आंसर क्या आ गया है, 0। तो हमारे पास कुछ 3 आंसर आए थे, an का, bn का और a0 का, तो जो कि हम देख लेते हैं ऊपर चल के। तो जो a0 हमने निकाला था वो आया था 1/3, ठीक है। an जो हमने निकाला था वो आया था, कुछ एक्सप्रेशन आई थी जिसको मैंने कहा था अभी कुछ डिस्कस करना है उसके अंदर, और आपने जब bn निकाला तो आपके पास आ गया। तो आपने देखा कि आपके पास 2 आंसर निकल के आ चुके हैं इंटीजर फॉर्म, ठीक है, और इन रेशनल फॉर्म। अब आपके पास एक इक्वेशन है जो कि मैं यहाँ पे नीचे इसको लेके आना चाहूँगा, तो उसको पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ले लेते हैं Ctrl+C एंड यहाँ प्लेस करते हैं इसको। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ करना क्या है, अब आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n रखना है, ठीक है। लेट्स सपोज अब आपको यहाँ पर जब वैल्यूज रखनी है वो रखनी है n = 1 से लेकर टिल n की वैल्यू क्या आ जाए, 10। तो आपको an या bn की कितनी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, 10 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जो कि आपको हेल्प करेगी स्पेक्ट्रम के अंदर, जो कि स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो करना किस तरह है, बिल्कुल सिंपल है। आपने n की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखेंगे, तो आपके पास सिंपल क्या बन जाएगा, a1 = 2π, ठीक है, 2π, और n की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो मैंने यहाँ पे 1 शो नहीं कर रहा, ठीक है। एंड देन सिंपल साइन n की वैल्यू क्या आएगी, π/3, ठीक है। तो आपके पास सिंपल ये बन गया। और आपको पता है π/3 का मतलब है 60 डिग्री, तो साइन 60 आपके पास होता है √3/2। तो ये 2/π एज इट इज़ मैंने लिखा, और √3/2। तो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास इन शॉर्ट आंसर क्या आ गया, √3/π। सिमिलरली अब आप यहाँ पर a2 की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो 2 एज इट इज़ रखा फंक्शन का जो कि आया हुआ है, और n की जगह क्या रखूँगा, 2, और ये पाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं अभी। साइन पाए 2/3 मतलब कि 2π/3। 2π/3 आपके पास होता है साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 आपके पास आएगा 1/2, आई थिंक सो, या ऐसे कुछ आएगा। तो आप इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कैलकुलेटर से, तो साइन 120 √3/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, सिंपल 1/π इंटू √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो सिंपल क्या लिखा जाएगा, √3/2, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, 3π/2 इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आपको वैल्यूज़ कब तक निकालना है, जब तक an की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। तो जो मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं
तो कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि निकाली हुई हैं ऑलरेडी, आया नहीं है बल्कि कॉपी होके। इसको कॉपी कर लेते हैं और तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को रख लेते हैं। तो काफ़ी छोटा दिख रहा है तो इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये मैंने जो कुछ वैल्यूज़ निकाली हुई हैं आप देख भी सकते हैं, इसको और बड़ा कर लें। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि ऑलरेडी फाइंड की हुई हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमने A1 निकाला था वो क्या आया था 3/π, ठीक है, और A2 जो निकाला था वो क्या आया था 3√3/2π। फिर सिमिलरली जब आप A3 निकालेंगे तो वो 0 आ रहा होगा, तो आप इसको अपने पास रख के चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरह अपनी 10 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल अब आपको ड्रॉ करना है इनके स्पेक्ट्रम जब आपके पास A1 A2 A3 की वैल्यू आ गई है। और उससे पहले अब आपको यहाँ पे लिखनी है इनकी इक्वेशंस। तो वो कैसे लिखेंगे, जो आपको याद होगा जो हमने पहले इक्वेशन लिखी थी एक्स ऑफ टी की वो क्या थी, तो हम उसको रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद होगी जो कि हमने लिखी थी A0, फिर A1 की वैल्यू, देन इस तरह हमने सिमिलरली A की वैल्यू पूरी लिखनी है, फिर देन B की वैल्यूज़। तो यही काम अभी हमने यहाँ करना है। तो सिंपल A0 की जो वैल्यू आई थी वो मेरे पास आई थी 1/3, ठीक है, प्लस अब आपको A1 की वैल्यू लिखनी है A1 √3/π, और उसके साथ क्या लिखा हुआ था cos, ये हमने A1 की वैल्यू लिखी है, ठीक है, और जो उसके साथ फंक्शन था हमने वो भी लिखना है cos 2π/3 इंटू टी। सिमिलरली 3/2π और cos 2 क्योंकि ये 2 है आपके पास एज इट इज आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 2 हो जाएगी वहाँ पर, 2 इंटू 2π/3 टी। फिर आपको क्या लिखना है आगे, प्लस 0, क्योंकि आपकी A3 की वैल्यू क्या आई है 0 आई है, जो कि हमने यहाँ पर वैल्यूज़ में देख लिया है, प्लस अब आपको इसके एक जनरल फॉर्म लिखनी है AN, जो कि आपका जनरल फॉर्म बनी थी। तो जनरल फॉर्म आपकी क्या बनी थी AN की, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा। तो आपकी जो जनरल फॉर्म बनी थी 2/nπ sin nπ/3 बनी थी, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसको इरेज कर दें, और 2/nπ sin nπ/3 इंटू cos n 2π/3, ये आपने किया। और जो b की जो वैल्यू थी वो तो थी 0, तो आप उसको लिखे या ना लिखे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। तो आपने जो अपनी जो डिज़ायर्ड इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि कॉस क्यों आ गया, तो जब हम अपना क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं तो जो जनरल फॉर्म बनाई थी वो हमने क्या बनाई थी, ये बनाई थी, ठीक है, कि कॉस भी आ रहा है उनके साथ, फिर 2 ओमेगा, तो मैंने यहाँ पे ओमेगा लिख दिया था, तो यहाँ पर 2 की जगह इस तरह हो जाएगा। इसको हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आप वहाँ पर ओमेगा की जगह उसकी वैल्यूज रख देंगे जाके। तो आपने असल में फाइंड आउट किया था A1 की वैल्यूज़, जब आपके पास वैल्यू आई AN की, तो AN के अंदर आपके पास जो जनरल फॉर्म थी उसके अंदर साइन भी आ रहा था, तो आपने साइन रखा और साथ में उसके n ओमेगा टी। याद रखें कि n वो वैल्यू है जब आप A2 की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना काम करना है। अब बारी है स्पेक्ट्रम की, जो कि ड्रॉ करना है। तो स्पेक्ट्रम किस तरह ड्रॉ होगा वो अब देख लेते हैं इसको। तो अब ग्राफ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पे असल में 3 ग्राफ्स आएंगे, ठीक है, किस किस का, AN का, A0 का और BN का, और एक और आएगा एंगल का। तो मैं यहाँ पे पहला जो प्लॉटिंग है वो करना जा रहा हूँ, तो जो कि AN
और ए नॉट का होगा। तो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ कुछ चीज़ें कि जो ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा है ए नॉट की वैल्यू, जो कि मैंने यहाँ पे इसको एक डॉट से डिनोट कर दिया है। ठीक है, जब डॉट से डिनोट कर दिया है, अब आपके पास बचा क्या, अब आपके पास आ गई हैं वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ को आपने सॉल्व किस तरह करना है वो भी आपको बताता हूँ। अब ए नॉट का मतलब ये है कि थ्रू आउट एक कॉन्स्टेंट लाइन आएगी। अब आपके पास इस एक्सिस के ऊपर क्या आएगा वो बात करते हैं। इस एक्सिस को आपने ब्रेक करना है। ठीक है, आपके पास जो ओमेगा आया था वो क्या आया था, 2π/3, जिसका मतलब है 120 डिग्री। तो ये 0 है तो ये 120 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह ये 240 है, फिर 360 है, 360 मीन्स 2π। ठीक है, ऐसा ही है, फिर आगे तक चलता रहेगा अप टू जब तक आपने अपनी वैल्यूज़ निकाली है 10 वैल्यूज़ तक। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही कर देता हूँ, सिंपल नंबरिंग नहीं कर रहा, सिर्फ एंगल के यहाँ पर नाम लिख दिए मैंने। और यहाँ पर मैं कर दूँगा ओमेगा है ये, जिसका रेडियन पर सेकंड है मेरे पास। ठीक है, 260 ये 2π हो गया। 2π के बाद जब मैं 120 और ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 360 + 20 480। 480 के बाद दोबारा ये 600 पे चले जाएगा। 600 के बाद ये 720। ठीक है, फिर 840। ये मैंने आपको इन टर्म ऑफ रेडियन में डिग्री में लिख के दिखाया है। आपको इसको किस फॉर्मेट के अंदर लिखना है, आपको इसको रेडियन के फॉर्मेट में ही लिखना है। जैसे कि 2π/3, फिर 240 को आप कैलकुलेट कर लें किस तरह लिखेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4π/3। फिर 2π को लिखना आसानी है तो 2π आ जाएगा। जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आई थिंक 5π/3। 480 को जब आप लिखेंगे तो इस तरह आपको अपनी वैल्यूज़ लिखनी है। अब आपको A1 A2 A3 की जो वैल्यूज़ आई थी, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं और नीचे ले आते हैं ताकि प्लॉटिंग करने में आसानी हो। तो पहली वैल्यू है 3/π, और साथ में कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं। तो जब पहली वैल्यू थी वो थी 3/π, तो 3 √3 बल्कि √3 अपॉन पाई की वैल्यू शिफ्ट दबा के पाई, तो 0.55 मेरे पास आ गया। तो 0.55 में एक जगह लिख लेता हूँ पहले, 0.55। ठीक है, और मैं जब इसको कैलकुलेट करूँगा ए नॉट को, जो कि मेरे पास आया था 1/3, जब ए नॉट को मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ए नॉट की जो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.33। मील की जो ये वैल्यू होगी वो कहाँ बनेगी, इससे ऊपर ही बनेगी। तो लेट सपोज मैंने वो जो पॉइंट है मैंने यहाँ मार्क कर दिया। अब यहाँ मार्क करने के बाद अब आपको निकालनी है दूसरी वैल्यू इसकी, तो जो कि दूसरी वैल्यू क्या आई थी, दूसरी वैल्यू आपके पास आई थी √3 2π। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम यहीं पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लगा देता हूँ तो 0.275। तो जो वो वैल्यू होगी वो कहाँ लाया करेगी, अगर ये 0.33 है तो वो अप्रॉक्सीमेटली वो यहाँ लाया करेगा। ठीक है, तीसरी वैल्यू जो थी वो मेरी है 0, जो कि मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और बोल्ड कर देता हूँ। फिर जो चौथी वैल्यू वो क्या आई है मेरे पास, √3/4π। तो इसको मिटा के 4 कर देते हैं, तो सिंपल 0.1378। तो जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो वो क्या बनेगा, वो मेरे पास 0. कुछ यहाँ पे समथिंग वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक है, अब आपको यही काम सबके लिए करना है। और आप यहाँ पर आप क्या करें, अब आप सिंपल यहाँ पे एक वैल्यू को क्या कह सकते हैं, इसको एक लाइन ड्रॉ कर। तो यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह कुछ ना कुछ आपके पास वर्टिकल लाइन आती रहेंगी। लेट सपोज कि इस तरह मैंने कुछ वर्टिकल लाइन बना दी। ठीक है, ये बनेंगी नहीं, बट आपको देखना है इस तरह के किस तरह का स्पेक्ट्रम ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि ये स्पेक्ट्रम बनेगा किस तरह। आपने AN का बना लिया, A नॉट का बना लिया एक साथ। अब सिमिलरली आपको क्या बनाना है, अब आपको पैटर्न बनाना है BN का। ठीक है, तो जो कि आपको पता है, मैं यहाँ पे एंगल को अब लिख रहा हूँ ओमेगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, आपने एंगल वैसे ही लिखना है, रेडियन के अंदर 2π/3, 4π/3, 2π, 5π/3। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लिखना है। अब जो BN की वैल्यू क्या आई थी, 0 ही आई थी। तो हर पॉइंट के ऊपर आपने बस इस तरह का डॉट बना के
छोड़ देना है, ठीक है, जो कि वो ये शो कर रहा है कि बी एन की जो वैल्यू है वो हर एंगल के ऊपर क्या है, ज़ीरो है। तो आपने इस तरह अपना एक और ग्राफ को प्लॉट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज लिखना ना भूलिएगा, वैल्यूज़ को कौन सी आएंगी, जो कि ये वाली वैल्यू है, और कौन सी वैल्यू आएंगी रेडियन के अंदर, इसको कन्वर्ट करके आपको इसमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो फेज एंगल अब ड्रॉ करते हैं। फेज एंगल को ड्रॉ करने के लिए सिंपल वही काम करना है आपने। मैंने यहाँ पर फाइन लिख दिया है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ को प्लेस करनी है। मैं लेट सपोज के कुछ पॉइंट लगा लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों को ये पॉइंट्स 10 वैल्यू के 10 पॉइंट आपको लगाने पड़ेंगे ताकि वेवफॉर्म अच्छी आपकी प्लॉट हो, ठीक है। जिस तरह मैंने बी एन के लिए भी मिनिमम वैल्यूज़ ही प्लेस की हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये परेशानी भी हो रही होगी कि ये मैंने 120 240 यू क्यों लिखा है। तो अगर इसके अंदर भी परेशानी है तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा करते हैं, और इसको बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ऐसा करें कि 1 ओमेगा लिखें, 1 2 सिंपल आप अपनी नंबरिंग कर दें 10 तक, ठीक है, 5 6 7 8। और जो ये मैंने स्किप किया है वो मैंने आपको बता दिया है वीडियो में कि किस तरीके से आपको वो प्लॉट करना है अपने वैल्यूज़ के हिसाब से। और वैल्यू आपको पहले पॉइंट में करनी है, फिर देन इसके बाद प्लॉट करनी है। अब 8 तक हो गया, 9 10 आपने खुद करना है, और यहाँ पर n आपने लगा देना है। तो n ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी आपकी टर्म है उससे आपका इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो जैसे कि हमारा जो 1 वहाँ लिखा हुआ था 120 था, जैसे ही वो 2 की वैल्यू पर आएगा तो इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 120 240 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये काम भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब जो चीज़ थी उसको हमने देखनी है, गो थ्रू करना है। तो जब भी आपको एंगल देखना है और एंगल के लिए आपको एक कंडीशन याद रखनी है, मैं पहले कंडीशन की तरफ चलता हूँ, देन हम अपना जो वेवफॉर्म है उसको ड्रॉ करेंगे। याद रखिएगा कि जब भी आपके पास ए एन की वैल्यू आ रही हो समथिंग, मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू, और बी एन वहाँ पर 0 हो। हम 1 बाय 1 केस को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम इस वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर ए एन की वैल्यू आ रही होगी और बी एन की वैल्यू नहीं होगी, और ये वैल्यू इधर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कुछ भी हमारे पास वैल्यू आए तो हम अपने वेवफॉर्म ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपने काम कर लिया। अब ये काम करने के बाद आपको एक फार्मूला और माइंड में रखना है अपना फाई निकालने के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है, टेंजेंट इन्वर्स, ये फाई है, मैंने थीटा लिख दिया, टेंजेंट इन्वर्स माइनस बी अपॉन ए। ये एक वो बेसिक फार्मूला है जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बी एन लगा देता हूँ क्योंकि आप जिस वैल्यू के लिए आप निकालना चाह रहे हैं आप उस वैल्यू का मैग्नीट्यूड रखेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक फार्मूला है मेरे पास। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे पास बी एन क्या है, 0 है, क्योंकि जनरल फॉर्म के अंदर मेरे पास बी एन ही क्या है, 0 है। जब मैं बी एन 0 रखूँगा तो टेंजेंट इन्वर्स 0 क्या आएगा मेरे पास, 0 ही बनता है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट मेरे पास जो फाई आया है वो क्या आ गया है, 0। अब आपने देख लिया कि 0 आ गया। अब 0 का करना क्या है, अब इसका काम क्या है, अब हम इसको अपनी वेव फॉर्म के अंदर देखेंगे। तो वेव फॉर्म से प्लॉट करने से पहले इसको हम नीचे ले आते हैं। तो कंट्रोल वी कर लेते हैं ताकि वैल्यूज हमें दिखती रहे। चले, तो अब आपने यहाँ पर देखना है A1 A2 A3 की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। जहाँ जहाँ वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ वैल्यूज़ पॉजिटिव है आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। A1 की वैल्यू पॉजिटिव है, A2 की वैल्यू पॉजिटिव है, A3 तो 0 है, फिर A4 नेगेटिव है, A5 नेगेटिव है। मैं शुरू के 5 बॉक्सेस का बनाता हूँ, देन आप नेक्स्ट 6 बॉक्सेस का खुद बनाइएगा, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जब भी अब आपने ये चीज़ माइंड में रखनी, जो भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मैग्नीट्यूड की, आपको उसको कहाँ ड्रॉ करना है, आपको उसको ड्रॉ करना है जो आपका फाई आया था। आपका फाई क्या आया था, 0 डिग्री। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, मैंने देखा वैल्यू नंबर 1 वैल्यू नंबर 2 पॉजिटिव है, तो मैंने वैल्यू नंबर 1 को इस तरह कर दिया। तो इसको आप लोग अच्छे से ज़रा कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से, और फिर वैल्यू जो 3 है वो तो थी 0 के ऊपर, इसका मैग्नीट्यूड ही 0 था, तो आपने उसके ऊपर भी 0 बना दिया, ठीक है। इसको और अच्छा बोल्ड कर लेते हैं, हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं ताकि और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया।
अब जो नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ हैं 4 एंड 5 वो क्या है, आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, शायद सबको मालूम होंगी कि अगर आप किसी भी एंगल को 180 से माइनस कर देंगे तो वो पॉजिटिव के अंदर चले जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा, ये एक रोटेशन है जो कि मैट्रिक कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लोगों ने पढ़ी हैं। और इसके अंदर जो 180 है वो आपको शो कर रहा है फाई, कि आपका जो एंगल है वो कितना शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ये शो करवाती है। तो यहाँ पर फाई कितना है 180। जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आप उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक मार्किंग करनी है 180 की, कि आपका जो वैल्यू है वो नेगेटिव पे। अब जब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना होता है तो जो वैल्यू नेगेटिव की है उसको आपको ड्रॉप डाउन करके नीचे ले आना है। कहाँ तक, जहाँ तक आपने इसको 180 की लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। और ये आपका एक पॉइंट आ गया। इसी तरह एक फिफ्थ वैल्यू का था जो कि नेगेटिव था और मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दिया इस तरीके से। तो ये मेरा कुछ फेदर बन गया है। अगर मैं वैल्यू 6 के लिए बनाऊँ तो वैल्यू 6 के लिए क्या है 0.0, तो मैं यहाँ पर 0 पॉइंट के लिए एक डॉट डाल देता हूँ। इस तरीके से डॉट डाल दिया। देन मेरे पास A7 की वैल्यू आई है पॉजिटिव के अंदर जो कि √3/7 पाई। अभी मैंने बताया था जब भी वैल्यू पॉजिटिव की आएगी फेस के अंदर और आपका एंगल क्या आया है 0 डिग्री, तो आपको उसको वहीं पर ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट भी वहाँ पर ड्रॉ होगा अगला, ठीक है, जो कि वैल्यू नंबर 8 है। A8 की वैल्यू, फिर A9 की वैल्यू भी 0 है। अब A10 की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है। तो इसको भी हमने क्या करना है, ड्रॉप डाउन करके नीचे शिफ्ट करना है 180 के एंगल के ऊपर। तो ये चीज़ आपको काम में लेके आनी है और इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अब मैं ज़रा इसको हल्की सी समरी और कर दूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। याद रखिएगा कि जब भी इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों के पास याद रहे, जब भी AN की वैल्यू आ रही हो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, और वहाँ पर BN क्या हो 0 हो, तो अब आपको सिंपल फार्मूला लगाना है टेंजेंट इनवर्स -BN/AN। ये वो फार्मूला है जो कि हर सवाल के अंदर अप्लाई होगा, तो इसको भूलना नहीं है। और ये माइनस की नोटेशन याद रखनी है कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है। जो जनरल फॉर्म आपने बनाई थी आपने उसके अंदर BN की वैल्यू डाल दी तो आपके पास आंसर सिंपल आ गया 0, टेंजेंट इनवर्स 0। और जब इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास फाई आएगा, वो आएगा 0 डिग्री। तो अब फाई आ गया। अब बात है 180 पे किसको करना है और 0 पे किसको करना है। जो वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, ऑलरेडी पॉजिटिव मौजूद हैं, उन्हें आपको 0 के ऊपर ही प्लेस करना है, 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और जो वैल्यू नेगेटिव हैं, याद रखिएगा कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं हमें उसका पॉजिटिव कोसाइन बनाना होता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें 180 से 180 को पर ड्रॉप डाउन करवाना होगा नीचे। ये नोटेशन मैंने बताई है cos 180 माइनस थीटा। अब जो यहाँ पर 180 है यहाँ पे वो फेस शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फेस शिफ्ट है, ठीक है। और सेकेंडली अब आप यहाँ पर इस तरीके से अपनी वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो वीडियो के एंड में ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि हम फिर वेव फॉर्म वाले पार्ट को और अच्छे से कवर कर सकें। थैंक यू।